नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एटीएस की टीम उदयपुर रवाना हो चुकी है। उदयपुर मामले में जांच करेगी यूपी एटीएस। एएसपी अनुराग दर्शन के नेतृत्व में टीम रवाना हुई है। एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल भी रवाना हुए हैं। घटना का यूपी कनेक्शन खंगालने के लिए टीम रवाना की गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको लखनऊ से दे रहे हैं। एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल भी इस टीम में रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ करते नजर आए। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक और दस्तक अभियान 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए हर बच्चा अमूल्य धरोहर है, उन्हें सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। लंबी लड़ाई के बाद इंसेफेलाइटिस से जंग जीती गई है। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान में अंतर विभागीय समन्वय के साथ सामूहिक प्रयास से इस बीमारी पर नियंत्रण पाया गया है। इस बीमारी के नियंत्रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अगले 3 महीनों के लिए हमें अब इस प्रकार की बीमारी के प्रति जिस व्यापक अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बरसात के समय ही उन बीमारियों की आहट सुनाई देगी और उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत को समझ करके एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को बचाने के पवित्र अभियान के साथ जुड़ना है। और केवल स्वास्थ्य विभाग के उपचार पर निर्भर न होकर के जागरूकता का और वहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से टीम वर्क का उसमें बहुत महत्व है। टीम वर्क, सामूहिकता के साथ मिलकर के सब एक साथ कार्य करेंगे, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। और आज इंसेफ्लाइटिस पर हम लोग नियंत्रण करने में सफल हुए हैं, तो उसके पीछे इसी सामूहिकता का परिणाम है। जब समाज के प्रत्येक तबके के नागरिक इसके साथ जुड़े हैं, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो हम 95% तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। मौत 95% नियंत्रित हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन रहा। अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं से मुलाकात करी। सपा कार्यालय पर छात्रों से बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को लैपटॉप भी वितरित किए हैं। साथ ही उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से अपने परिवार और समाज का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा, हम तो कुछ ही लोगों को लैपटॉप दे सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो सभी बच्चों को लैपटॉप वितरित कर सकती है। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप, और इसलिए लैपटॉप दिया है सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे, और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी, लेकिन आपको मैं इसीलिए दे रहा हूं कि सरकार याद करे। हम तो कुछ भी को दे सकते हैं, लेकिन सरकार सबको दे सकती है। जो वादा किया था कि सबको लैपटॉप देंगे, अब देखते हैं कि आने वाले समय में कब वो सबको लैपटॉप देंगे। अखिलेश यादव ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर आज उन तमाम मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है और लैपटॉप के देकर उनको सम्मानित किया है। उन तमाम जो 10वीं और 12वीं के छात्र थे, छात्राएं थी, जो सिर्फ 5 स्थान प्राप्त किए हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे रही हैं और किस तरीके से आगे शिक्षा में वो बदलाव चाहते हैं और क्या वो बनना चाहते हैं, ये खास तौर पर सवाल रहेगा। क्या नाम है आपका? मैम पलक अवस्थी। पलक जी कहाँ से आई? मैम हम कानपुर से। क्लास में थी? 10th में कितना पॉइंट आया आपका? 97.17। तो आपको लैपटॉप दिया गया है, क्या अखिलेश यादव से कुछ मांग वगैरह किया है आपने? नो मैम, हमने तो कोई मांग नहीं की, तो उन्होंने स्वयं ही हमें लैपटॉप दिया था। तो कुछ शिक्षा को लेकर आपने कहा है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मुझे ये चीज़ों की सहायता चाहिए। मैम हमें इंजीनियर बनना है। इंजीनियर। कुछ और छात्रों से बात करूंगी। क्या नाम है मैम? नैन्सी वर्मा। नैन्सी कहाँ से आई हैं आप? कानपुर से। किस क्लास में? 10th में। क्या पॉइंट मिले?
97%। 97 है। तो आज अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई है, खुद आपको बुलाया गया था, तो कुछ मांगे की हैं आपने? आपको लैपटॉप मिला है, कुछ कहा है आपने कि मुझे इस शिक्षा में ये चीज़ें, इन चीज़ों का बदलाव चाहिए और हम चाहते हैं ये चीज़ बनना, कैसे कुछ सहायता वगैरह? जी नहीं, मैंने कुछ मांगा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद हम लोग को बुलाया सम्मानित करने के लिए, खुद लैपटॉप वितरित किए हैं। और मैं भी यही अपनी सरकार से कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों को लैपटॉप दिए जाएं, क्योंकि सभी बच्चों को लैपटॉप की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे गांव में जैसे लोग बच्चे पढ़ते हैं उनको ज़्यादा लैपटॉप की ज़रूरत है। इस वजह से मैं अपनी सरकार से अनुरोध करती हूँ कि सभी बच्चों को लैपटॉप जल्दी से दिए। खुद के लिए मांगा उन्होंने जो हम लोगों को लैपटॉप दिया है, इससे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सही यूज़ करेंगे तो फिर हमें हेल्प मिल सकेगी। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है किस वे में आप इसे यूज़ करते हैं। ये थे प्रखर और ये ऐसे तमाम छात्र हैं जिसको आज अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। आज उनका जन्मदिन का अवसर भी था, तो तमाम इन छात्रों को उन्होंने लैपटॉप देकर सम्मानित किया। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि आगे भी हम ऐसा नहीं कि लैपटॉप देकर ही अपने को हम जिम्मेदारी मुक्त मान रहे हैं, बल्कि आगे भी इन छात्रों को ज़रूरत पड़ती है, हमारी सहयोग पड़ता तो हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। हालांकि भले ही हम मौजूदा हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी विपक्ष में रहकर भी इन छात्रों के हर उस ज़रूरतों को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इस लैपटॉप के जरिए हम पूरे संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया में इस लैपटॉप कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण किरदार इन छात्रों के जीवन में निभाएगा। कैमरा राजेश के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कांग्रेस नेता और धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम ने महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का अपमान हुआ है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके कैबिनेट में एकनाथ शिंदे मंत्री हुआ करते थे। आज एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री हैं और उनके नीचे देवेंद्र फडणवीस काम करेंगे। फडणवीस जी का जो अपमान किया है, मुझे लगता है इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। अपने स्वाभिमान की, सम्मान की रक्षा करना ये व्यक्ति का स्वधर्म होता है, तो इस पर मैं ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। लेकिन फडणवीस जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी मंत्री थे। आज एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं और उनके नीचे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो ये पद की गरिमा और मुझे लगता है कि ये फडणवीस जी का सम्मान इसको नहीं कहा जा सकता है। मगर फडणवीस जी का कद जो है वो बढ़ रहा था, तो मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के बड़े नेता, ख़ास तौर से मोदी जी और अमित शाह जी को लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो कहीं राष्ट्रीय नेता ना बन जाएं, तो उनका कद छोटा करने के लिए उन्हें झटका दिया गया है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ रथ यात्रा समिति की ओर से आयोजित सैकड़ों वर्ष पुरानी रथ यात्रा पहले की तरह लखनऊ के चौक इलाके स्थित बड़ी काली जी मंदिर से शुरू हुई। इस यात्रा में पूर्व नगर विकास मंत्री विधायक आशुतोष टंडन और विधायक डॉक्टर नीरज वोरा, यात्रा के संयोजक ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर रथ का रस्सा खींचा, जिसमें क्षेत्रीय और दूर दूर से आए भक्तों ने भगवान के रथ को खींचकर यात्रा की है। साथ ही लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का नज़ारा भी इस दौरान देखने को मिला। लखनऊ में आज जगन्नाथ यात्रा अपने पुराने परंपरागत तरीकों से होते हुए, लखनऊ की उन चौक की गलियों से होते हुए पूरा शहर को घूमकर ये कुड़िया घाट की तरफ पहुंचेंगे। अगर पुराण में देखें तो इस तरह की मान्यता है कि एक बार जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने कहा था कि उन्हें शहर देखना है, ये नगर देखना है। इसी के चलते फिर सुभद्रा के भाई बलभद्र और जगन्नाथ ने उन्हें पूरे नगर की सैर कराई थी। इसी वजह से ये यात्रा ज़्यादातर शहर के बीचों बीच से निकलती है और पुराने लखनऊ में खासकर ये पुरानी परंपरा है। तो यहाँ पर पुराने लखनऊ की उन गलियों से, संकरी गलियों से होते हुए ये फिलहाल आगे जाती है। और यहाँ चौक की गलियों में आप देख रहे हैं, इसमें हाथी भी हैं, इसमें ऊंट भी हैं और इसमें लोग बड़ी मान्यता के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और ख़ास बात है कि इस यात्रा को कई 100 बरस हो चुके हैं अब तक लखनऊ में निकालते हुए, और इस यात्रा को निकालने का जो उद्देश्य है वो उसी परंपरागत पौराणिक एक कथा से है, जहां पर उन्होंने नगर देखने की बात कही थी। अभी ये यात्रा फिलहाल चौक के संकरी गलियों में पहुंची है और अभी शहर के अलग अलग हिस्सों में होते हुए ये कुड़िया घाट पहुंचेगी और जहां पर इसका समापन होगा।
फिलहाल 3 से ज्यादा घंटे इस यात्रा को लगते हैं तय करने में, और अभी ये यात्रा अपने बीच सफर में है और चौक की इन गलियों में आप जहां पर देख पा रहे हैं, यहां से होते हुए ये आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो तौकीर ने, आपने देखा कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस पूरी जो यात्रा थी उसका सारांश आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से बलभद्र और भगवान जगन्नाथ के बीच में जो सुभद्रा है, वो अपनी सुभद्रा जो बहन है जगन्नाथ और बलभद्र की, उनको शहर दिखाने का काम करते हैं दोनों भाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व की ही तर्ज पर बाराबंकी जिले में भी हर वर्ष इसी बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई है। जिले के नागेश्वर नाथ मंदिर से निकाली गई यात्रा शहर का भ्रमण करते हुए कैलाश आश्रम में समाप्त हुई। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में रथ का स्वागत हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में हिस्सा लिया। पूरी की तर्ज पर यहाँ भी रथ को खींचने के लिए भक्तों में होड़ मची रहती है। श्रद्धालुओं में महिलाएं और बच्चों के साथ भारी तादाद में लोगों ने भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगाए। श्रद्धालुओं के साथ रथ यात्रा में बाराबंकी बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव मौजूद रहे। हमारे ये धन धान्य के मालिक की शोभा यात्रा है, परंपरागत है और ये भव्य से भव्यतम बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। सांसद जी जब से यहाँ का नेतृत्व संभाले हैं तब से ही शोभा यात्रा की भव्यता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद खास है। सभी पार्टियों की कोशिश चुनाव जीतने से ज्यादा बीजेपी को हराने की रहेगी, क्योंकि अब तक के नतीजे कुछ ऐसे ही रहे हैं। बीजेपी ने अपने अभी से मिशन 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया है और कमान फिर से संभाली है पीएम मोदी ने ही। यही वजह है कि पीएम एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं, जिस दौरान वो कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफल रही बीजेपी अब मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने खुद ग्राउंड जीरो पर कमान संभालने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे। पीएम सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके बाद जालौन जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम दोनों जिलों की जनता को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर दोनों जिलों में तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई के बीच पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन और यूजीसी के आयोजित कार्यक्रम में पीएम बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के सभी पड़ाव और धर्मशालाओं के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना में करीब 35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही पर्यटन से जुड़ी करीब 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। वहीं वाराणसी जिले के बाद पीएम मोदी 13 जुलाई को जालौन जिले का भी दौरा कर सकते हैं, जहां वे जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी के इन दौरों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पीएम के दोनों जिलों के दौरों को लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर पीएम मोदी के इन दौरों को मिशन 2024 के चश्मे से देखा जा रहा है। बीजेपी अपनी जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सुनिश्चित मानती आ रही है और कहीं न कहीं बीजेपी की नैया पार पीएम मोदी के भरोसे ही होती आई है। इसी पॉलिसी के साथ बीजेपी फिर से आगे बढ़ना चाह रही है। हालांकि इन दिनों बीजेपी को कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है और पीएम मोदी शायद इन्हीं कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि पीएम मोदी का जादू देश की जनता पर फिर सर चढ़कर बोलता है या नहीं। तो वहीं सुल्तानपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ अंतिम संस्कार में रिक्शे पर बैठकर हियातनगर जा रहे लोगों को अनियंत्रित ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। घायलों में से 2 की गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम रवीश गुप्ता और एसपी सोमेन वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट और की ओर से आयोजित कन्याश्री योजना के तहत छात्राओं के साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। हमने आगामी 10 सालों के विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए पहल की है। हमने कमेटी का गठन करते हुए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम की दस्तक के साथ ही लगातार पहाड़ों में लैंडस्लाइड की समस्या सामने आ रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि वो मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड की तरफ रुख करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से डेंजर जोन वाली जगह पर जेसीबी की तैनातगी की गई है और जहां पर भी लैंडस्लाइड की समस्या आ रही है वहां पर तत्काल विभागीय अधिकारी और कर्मचारी पहुंचकर मार्गों को खोलने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। मेरी निश्चित रूप में अपील है कि मौसम का हाल जानने के बाद और मार्ग खुला हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद जो है पर्यटक जो है वो यात्रा आरंभ करें और निश्चित रूप में पूरी सूचना हम दे रहे हैं। हमने निरीक्षण केंद्र बनाए हुए हैं। हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर रहा है। जहाँ जहाँ भी लैंडस्लाइड्स की आशंका है वहाँ जेसीबी तैनात है ताकि तत्काल मार्ग खोला जाए। पूरी हमारी व्यवस्था है और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पर्यटक यात्रा प्रारंभ करें। पर्यटन नगरी मसूरी में व्यापारियों को जीएसटी में आ रही दिक्कतों का अब सामना नहीं करना होगा। व्यापारियों के हितों को देखते हुए आज मसूरी में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के क्षेत्रीय कार्यालय का कमिश्नर उत्तराखंड दीपांकर एरन ने उद्घाटन करते हुए जनता को समर्पित किया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा, अब व्यापारी वर्ग को देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नहीं, सर्वप्रथम हम सबको बधाई देते हैं, आपको, पूरे समाज को, पूरे देश को। आज हमारा 5वां हम सबका जन्मदिन है। जीएसटी महज विभाग का, केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स का या भारत सरकार का या राज्य सरकारों का ही जन्मदिन नहीं है, बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष का है। क्योंकि ये एक महज टैक्स रिफॉर्म ही नहीं है, ये एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म है जिसने देश को जोड़ा है, जिसने देश को एक मार्केट बनाया है, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, जिससे देश में उद्योग व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और हम अब लोग करीब 1,67,000 करोड़ राजस्व हमारा आया। सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को फटकार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगा दी है, इसलिए नूपुर शर्मा को पूरे देश से एक बार फिर से माफी मांग लेनी चाहिए। कांग्रेसी नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती आई है, जबकि कांग्रेस की कोशिश हमेशा यही रही है कि सबको साथ लेकर चला जाए। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि ये देश सामाजिक सौहार्द से, धर्मनिरपेक्षता से चलना चाहिए और इस देश के अंदर जो है धार्मिक उन्माद ना पैदा किया जाए, इस देश में धर्म की राजनीति ना हो, इस देश के अंदर सामाजिक सौहार्द का जो विभिन्न संस्कृतियों का एक गुलदस्ता ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, उस प्रकार की बात हो और विकास की राजनीति इस देश के अंदर हो, बेरोजगारों के हितों की बात इस देश के अंदर हो। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।